नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग डिपॉजिट से जुड़े कुछ बहुत जरूरी नियमों को रिवाइज करेंगे। इसमें सेविंग्स अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट्स और एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के जरूरी कॉन्सेप्ट शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1। बैंक्स बिना ब्याज वाले डिपॉजिट्स यानी इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स सिर्फ किस अकाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं? Banks can accept interest-free deposits only in A. Option A. Savings account. Option B. Current account. Option C. Reinvestment deposit. Option D. Term deposit. सही जवाब है ऑप्शन बी, करंट अकाउंट। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक्स को सिर्फ करंट अकाउंट्स में ही बिना ब्याज वाले यानी इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स लेने की इजाजत है। सेविंग्स अकाउंट्स पर ब्याज देना जरूरी होता है। मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म है जिसे दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करना है और उसे ब्याज नहीं चाहिए। वो करंट अकाउंट खुलवाएगी। बैंक इस फंड पर कोई ब्याज नहीं देगा। अगला सवाल रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की परिभाषा के बारे में है। सवाल 2। रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की सही परिभाषा क्या है? What is the definition of a reinvestment deposit? Option A. A deposit where interest is paid out monthly at a floating rate. Option B. A deposit where the principal amount is reinvested at a new rate upon maturity. Option C. A deposit where interest, as and when due, is reinvested at the same contracted rate till maturity. Option D. A deposit that can only be held by non-resident individuals. सही जवाब है ऑप्शन सी। रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट वो होते हैं जहां ब्याज जब भी ड्यू होता है उसे निकाला नहीं जाता, बल्कि उसे वापस उसी डिपॉजिट में उसी कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर मैच्योरिटी तक रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है। सोचिए, आपने 1 साल की एफडी कराई रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। हर 3 महीने पर जो ब्याज बनेगा वो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और उस पर भी ब्याज मिलने लगेगा। अगला सवाल बैंक स्टाफ को मिलने वाले एडिशनल इंटरेस्ट बेनिफिट्स के रूल्स पर है। सवाल 3। बैंक स्टाफ को मिलने वाले एडिशनल इंटरेस्ट बेनिफिट के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the additional interest benefit for bank staff are correct? 1. For a staff member to receive the benefit on a joint deposit with family, the staff member must be the principal account holder. 2. The benefit is admissible on a term deposit held in the name of a minor child of a deceased staff member. 3. The benefit is admissible on term deposits held by retired staff members. 4. If court-awarded compensation is deposited for a minor, it is ineligible for the benefit, even if held jointly with a staff member. Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट्स 1, 3 और 4 सही हैं। बैंक स्टाफ को जो 1% तक ज्यादा ब्याज मिलता है वो रिटायर्ड स्टाफ को भी मिलता है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो स्टाफ मेंबर का प्रिंसिपल होल्डर होना जरूरी है, और अगर कोई पैसा जैसे कोर्ट का मुआवजा जो माइनर का है उसे स्टाफ के साथ जॉइंट अकाउंट में रखने पर भी स्टाफ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन किसी मृत स्टाफ मेंबर के माइनर बच्चे के नाम पर यह बेनिफिट एडमिसिबल नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अगला सवाल है कि पार्शियल प्री मैच्योर विथड्रावल पर पेनल्टी लगाने का प्रोसीजर कौन तय करता है?
सवाल 4। अगर कोई ग्राहक डिपॉजिट का पार्शियल प्री मैच्योर विथड्रावल करता है तो उस पर पेनल्टी लगाने का डिटेल प्रोसीजर कौन तय करता है? How does a bank determine the detailed procedure for levying penalties on partial premature withdrawal of deposits? Option A. The penalty is fixed uniformly by the Reserve Bank of India for all banks. Option B. The procedure is determined by the bank's comprehensive board approved policy. Option C. Banks are prohibited from levying penalties on partial premature withdrawals. Option D. The penalty is determined based on the depositor's relationship with the bank. सही जवाब है ऑप्शन बी। बैंक प्री मैच्योर विथड्रावल पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इसमें पार्शियल विथड्रावल भी शामिल है, लेकिन इसका पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर यानी कितनी पेनल्टी लगेगी और कैसे लगेगी, यह बैंक खुद अपनी कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से तय करते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 लाख की एफडी से 20,000 रुपए तोड़े तो उस 20,000 पर कितनी पेनल्टी लगेगी, यह उस बैंक की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करेगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। सवाल 5। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the eligibility for opening savings bank accounts are correct? 1. A savings bank account can be opened for a government department or scheme only if it is explicitly listed in Schedule I of the RBI's Master Direction. 2. Private entities are prohibited from opening savings bank accounts for the purpose of implementing government funding schemes. 3. All government departments are automatically eligible to open savings accounts without restriction. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने पर कुछ पाबंदियां हैं। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या स्कीम तभी सेविंग्स अकाउंट खोल सकती है जब उसका नाम आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के शेड्यूल 1 में साफ साफ लिखा हो। इसका मतलब यह है कि सभी डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है और इसी वजह से प्राइवेट एंटिटीज को भी सरकारी स्कीम्स का फंड लागू करने के लिए सेविंग्स अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है। अगला सवाल भी सेविंग्स अकाउंट की एलिजिबिलिटी पर है, खास तौर पर सोसाइटीज के लिए। इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स सिर्फ करंट अकाउंट्स में ही अलाउड है। रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में ब्याज मैच्योरिटी तक रीइन्वेस्ट होता रहता है। स्टाफ इंटरेस्ट बेनिफिट रिटायर्ड स्टाफ को मिलता है, पर इसके कुछ रूल्स हैं। प्री मैच्योर विथड्रावल पेनल्टी बैंक की बोर्ड पॉलिसी से तय होती है। सरकारी विभाग एसबी अकाउंट तभी खोल सकते हैं जब वे शेड्यूल 1 में लिस्टेड हों। सवाल 6। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के एलिजिबिलिटी रूल्स के आधार पर इनमें से कौन सी एंटिटी एलिजिबल नहीं है? Based on eligibility rules for opening savings bank accounts, which of the following entities is not eligible? Option A. Societies registered under the Societies Registration Act, 1860. Option B. Societies registered under a State Cooperative Societies Act. Option C. Government departments listed in Schedule I. Option D. Societies registered under other laws with the same object as the Societies Registration Act, 1860, example,
promoting literary, scientific, or charitable activities. सही जवाब है ऑप्शन बी। सिर्फ वही सोसाइटी सेविंग्स अकाउंट खोल सकती हैं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर किसी ऐसे ही दूसरे कानून के तहत जिनका मकसद लिटरेरी, साइंटिफिक या चैरिटेबल काम को बढ़ावा देना है। जो सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, वे सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगला सवाल, अगर एक डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो जाए और पैसा क्लेम न किया जाए तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा? सवाल 7, अगर एक डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है और उसका पैसा अनपेड रहता है तो उस अनक्लेम्ड अमाउंट पर सेविंग्स अकाउंट का ब्याज दर या डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्टेड रेट इन दोनों में से लागू होगा? If a domestic term deposit matures and the proceeds remain unpaid, the unclaimed amount will attract an interest rate applicable to a savings account or the contracted rate on the matured deposit. Option A, whichever is higher. Option B, whichever is lower. Option C, only the savings account rate. Option D, only the contracted rate. सही जवाब है ऑप्शन बी, whichever is lower। यह एक बहुत जरूरी नियम है। अगर कोई डोमेस्टिक एफडी मैच्योर हो गई और ग्राहक ने पैसा नहीं निकाला तो उस अनक्लेम्ड पैसे पर बैंक या तो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज देगा या एफडी का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट, दोनों में से जो भी कम होगा। मान लीजिए एफडी का रेट 7% था और सेविंग्स का 3% है, तो बैंक सिर्फ 3% ब्याज देगा। अगला सवाल, किसी मृत डिपॉजिटर के मैच्योर्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट कैसे तय होता है? सवाल 8, किसी मृत इंडिविजुअल डिपॉजिटर के नाम पर मौजूद मैच्योर्ड डिपॉजिट पर ब्याज की दर कैसे तय की जाती है? How is the rate of interest determined for a matured deposit standing in the name of a deceased individual depositor? Option A, it automatically converts to the prevailing savings account rate. Option B, it is determined as per the comprehensive policy approved by the bank's board of directors. Option C, the contracted term deposit rate continues to apply indefinitely. Option D, it attracts the lowest rate of interest offered by the bank. सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर किसी डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है तो उनके मैच्योर्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर क्या होगी? यह बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अनुसार तय किया जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को इस पर अपनी खुद की पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। यह पॉलिसी जॉइंट अकाउंट्स पर भी लागू होती है जहां किसी एक डिपॉजिटर की मृत्यु हो गई हो। अगला सवाल एफसीएनआर बी स्कीम के बारे में है। सवाल 9, क्या बैंक्स को एफसीएनआर बी स्कीम के तहत रेकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी एक्सेप्ट करने की परमिशन है? Are banks permitted to accept recurring deposits under the FCNR B scheme? Option A, yes, for terms of 1 to 5 years. Option B, yes, but only for amounts equivalent to $10,000 or more. Option C, no, banks cannot accept recurring deposits under the FCNR B scheme. Option D, yes, but only if the depositor is a salaried individual. सही जवाब है ऑप्शन सी। बैंक्स को एफसीएनआर बी स्कीम के तहत रेकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी एक्सेप्ट करने की इजाजत नहीं है। एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के तौर पर ही लिए जा सकते हैं जिनकी अवधि 1 साल से 5 साल तक होती है।
अगर किसी एनआरआई को आरडी खोलनी है तो वे एनआरए या एनआरओ अकाउंट्स के जरिए खोल सकते हैं, लेकिन एफसीएनआरबी में नहीं। अगला सवाल एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स के रिन्यूअल रूल्स के बारे में है। सवाल 10। एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स के रिन्यूअल के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the renewal of FCNR B deposits are correct? 1. If the period from maturity to renewal does not exceed 14 days, the interest rate is the lower of the rates prevailing on the maturity date or the renewal date. 2. If the period from maturity to renewal exceeds 14 days, the interest for the overdue period is determined by treating the overdue period as a fresh term deposit. 3. If the period from maturity to renewal exceeds 14 days, no interest is paid for the overdue period. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। एफसीएनआर बी रिन्यूअल के नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि डिपॉजिट कितना ओवरड्यू है। अगर मैच्योरिटी से रिन्यूअल के बीच 14 दिन या उससे कम का गैप है तो रिन्यू किए गए डिपॉजिट पर ब्याज दर मैच्योरिटी डेट या रिन्यूअल डेट जो भी कम हो उस हिसाब से लागू होगी। अगर गैप 14 दिनों से ज्यादा है तो ओवरड्यू पीरियड के ब्याज को एक फ्रेश टर्म डिपॉजिट मानकर तय किया जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अगला सवाल डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने के लिए दिए जाने वाले कमीशन के बारे में है। सवाल 11। डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने के लिए रेमुनरेशन यानी कमीशन देने के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding remuneration for mobilizing deposits are correct? 1. Banks are generally prohibited from paying any commission, fees, or brokerage for mobilizing deposits. 2. An exception is made for commission paid to direct selling agents under an outsourcing arrangement. 3. An exception is made for remuneration paid to business correspondents and business facilitators. 4. Banks are permitted to pay incentives to high net worth clients for introducing new deposit accounts. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। आरबीआई का जनरल नियम यह है कि बैंक डिपॉजिट्स लाने के लिए कोई कमीशन, फीस या ब्रोकरेज नहीं दे सकते। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। बैंक अपने आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट के तहत डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को कमीशन दे सकते हैं। इसी तरह बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को भी उनका रेमुनरेशन दिया जा सकता है। लेकिन किसी आम ग्राहक को, चाहे वो हाई नेटवर्थ ही क्यों न हो, नए डिपॉजिट लाने के लिए इंसेंटिव देना मना है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। यह इस सेट का आखिरी सवाल था। तो दोस्तों, आज हमने डिपॉजिट अकाउंट्स के जरूरी नियमों को कवर किया। हमने सेविंग्स अकाउंट एलिजिबिलिटी और एफसीएनआरबी रूल्स पर फोकस किया। खास तौर पर ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट पर ब्याज कैसे लगता है, उस नियम को जरूर पक्का कर लें। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में